Hello everybody, welcome to our channel Study Mania platform. So we were discussing building materials short notes. So today we will start that, continue that. Okay. So first one is after storage the strength of the cement is decreases. तो अब बोल रहा था कि सीमेंट को जब हम स्टोर कर लेते हैं तो उसका स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाता है. वो हम सबको पता है कि सीमेंट जब मैन्युफैक्चर होता है विद इन 6 मंथ वी हैव टू यूज़ दैट. ओके. सो तो वो ज़्यादा दिन अगर हम स्टोर कर लेते हैं तो वो उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम अगर उसे अगर हम यूज़ किए तो हमारा स्ट्रक्चर फेल हो सकता है या फिर जो भी छोटा मोटा काम हम कर रहे हैं वो कोई फ़ायदा नहीं. ओके. देन एडिशन ऑफ द पोजोलाना टू द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कॉज श्रिंकेज. ओके. ऑर्डिनरी पोर्टलैंड में अगर हम पोजोलाना ऐड करते हैं तो हमारा श्रिंकेज हो जाता है. ओके. श्रिंकेज हो जाता है. तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में जब हम पोजोलाना ऐड करते हैं तो वो श्रिंकेज हो जाता है, और श्रिंकेज का मतलब हम सबको पता है कि मॉइस्चर इवेपोरेट होने लगता है और जिसके वजह से वो श्रंक हो जाता है, कट जाता है. जिप्सम कंसिस्ट ऑफ CaSO4 एंड H2O. तो जिप्सम जो होता है हम सबको पता है ना, सीमेंट में हम जिप्सम को यूज़ करते हैं. क्यों यूज़ करते हैं? हमारा जो इनिशियल सेटिंग टाइम है उसको बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए. ये एक रिटार्डर के हिसाब से काम करता है और ये कंसिस्ट करता है कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर. ओके. देन स्लम्प रिकमेंडेड टू दी मास कंक्रीट 25 mm to 50 mm. मास कंक्रीट वर्क मतलब कि बहुत हैवी वर्क बनाना है, तो मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारा स्लम्प का वैल्यू जो है वो कम होना चाहिए. अगर ज़्यादा हो गया तो उसका वर्केबिलिटी सही देगा लेकिन स्ट्रेंथ कम होगा, और हमें स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए तो मिनिमम स्लम्प यूज़ करना चाहिए, दैट इज़ 25 mm to 50 mm. वैसे ही पेवमेंट वर्क अगर करते हैं तो 40 to 60 mm लगभग हमें स्लम्प का वैल्यू रिकमेंडेड है. ठीक है. लो हीट सीमेंट इज़ यूज्ड इन मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर. ओके. अगर हम लो हीट मतलब वो बोल रखा है कि लो हीट सीमेंट हम जो यूज़ करेंगे वो कहाँ यूज़ करेंगे? मैसिव स्ट्रक्चर में. ठीक है. तो जैसे डैम, रिजर्वायर, रिटेनिंग वॉल, ये सब जब बनाते हैं तो हम लो हीट सीमेंट ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन जितना कम रहता है सीमेंट में उसका स्ट्रेंथ उतना कम रहता है. लेकिन एक्चुअली हम लोग जब C2S के बारे में पढ़ते हैं, वो C2S में एक पॉइंट हम ये भी पढ़ते हैं कि उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे कम रहता है. लेकिन एक फ़ायदा होता है, वो अपना स्ट्रेंथ जो है वो धीरे धीरे गेन करता है. ठीक है. एक साल में उसका मतलब कि जैसे जैसे एज बढ़ते रहता है वो स्ट्रेंथ गेन करते रहता है. तो वैसे ही अगर डैम जब हम सबको पता है डैम, रिजर्वायर, ये सब का प्रोजेक्ट मतलब कम से कम 5-6 साल का होता है. ओके. मे बी 8 years, मे बी 9 years, वो डिपेंड्स अपॉन द साइज, शेप, सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है कि नहीं. तो जैसे कि डैम को हम तुरंत तो यूज़ नहीं करेंगे, कम से कम 8-10 साल लगेंगे अगर बनाने के लिए, तो 8-10 साल के बाद ही हमें यूज़ करना है. तो सीमेंट धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन करेगा, तो 8-10 साल के बाद भी हम यूज़ करेंगे तो हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो तो हमारे लिए फ़ायदा का बात हो गया. तो लो हीट सीमेंट इसलिए हम यूज़ करते हैं, यही मैसिव स्ट्रक्चर्स के लिए. ओके. देन कैल्शियम क्लोराइड इज़ द कॉमन एडमिक्सचर टू एक्सेलरेट द इनिशियल सेटिंग टाइम. तो अगर मान लो हम इनिशियल सेटिंग टाइम को एक्सेलरेट करना, मतलब कि उसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो है उसे कम कर देना. एक्सेलरेट मतलब बहुत तेज़ी से सेटिंग टाइम बहुत तेज़ी से इनिशियली जो सेट होगा बहुत ही तेज़ी से होगा. ठीक है. तो इनिशियली तेज़ी से हम सेट करना क्यों चाहेंगे? हमारे सीमेंट को क्यों चाहेंगे? जब हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मान लो कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है या फिर उस स्ट्रक्चर के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर मतलब इसके ऊपर से वाटर जो है वो पास होगा, तो अगर उस जगह में हमारा इनिशियल सेट हो जा रहा है तो तुरंत सेट हम चाहते हैं ना हमारा जो सीमेंट है, वो सीमेंट का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो जल्दी सेट हो जाए ताकि उसके ऊपर से आराम से पानी आना जाना करे. अगर मान लो सेट नहीं हुआ तो पानी की वजह से भी हमारा जो भी हमने बनाया है वो भी सारा ड्रेन ऑफ हो जाएगा. तो इसलिए हम कैल्शियम क्लोराइड अगर ऐड कर देते हैं तो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो एक्सेलरेट हो जाता है, मतलब कि बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है. मतलब कि जितना टाइम में सेटिंग टाइम होना चाहिए उससे कम टाइम लगता है. ओके. देन द बेसिक पर्पज़ ऑफ रिटार्डर इज़ इन कॉन्क्रीट इज़ टू इंक्रीज़ द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कॉन्क्रीट. अभी यहाँ पे बोल रहा है कि हमें इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करना है. इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट है, उसे मुझे 15 मिनट करना है. ओके. या 30 मिनट करना है, वो तो ओके.
तो यहाँ पे इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करना है तो हम उसे बोलते हैं रिटार्डर। तो जिप्सम जो होता है वो बेस्ट रिटार्डर, मतलब कि कॉमनली यूज़ एडमिक्सचर एज ए रिटार्डर। ओके, बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है एज ए रिटार्डर। कार्बन जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है मैक्सिमम प्रॉपर्टी ऑफ द स्टील। तो हम सबको पता है अगर हम स्टील में कार्बन ऐड करते हैं तो उसका क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, लेकिन ब्रिटलनेस भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डक्टिलिटी कम हो जाता है। और डक्टिलिटी कम होने का मतलब वो मुझे वर्निंग नहीं देता है, विदाउट वर्निंग वो फेलियर हो जाता है, राइट। देन रोट आयरन इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। तो रोट आयरन जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन होता है। इसमें कार्बन का अमाउंट जो होता है वो बहुत कम होता है। और माइल्ड, जैसे कि हमने माइल्ड स्टील का स्ट्रेशन कर पढ़ा होगा, उसमें वो क्या करते हैं, इलास्टिक जोन, प्लास्टिक जोन भी क्रॉस करता है उसमें, ठीक है। तो प्लास्टिक जोन जो क्रॉस करता है वो किसकी वजह से करता है, जिस उसमें हम उसका डक्टिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए तो करता है ना। जहाँ की अगर हम HYSD बार देखें, मतलब कि हाई स्ट्रेंथ स्टील अगर देखें तो वहाँ पे कार्बन का अमाउंट ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें प्लास्टिक जोन हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन माइल्ड स्टील में हम देख सकते हैं। ओके, जैसे कि प्लास्टिक जोन में क्या होता है, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, सारा पॉइंट इंक्लूड होता है जो कि प्लास्टिक जोन में जाता है। तो प्लास्टिक जोन आने का रीज़न क्या है, क्योंकि उसका डक्टिलिटी अच्छा है, ज़्यादा है। दी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज़ 420 न्यूटन पर mm², ठीक है। तो अगर यहाँ पे बोला है दो चीज़ें आ सकती हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील अगर बोल रखा है तो 420 न्यूटन पर mm² लिखना है। अगर हमारा ये अल्टीमेट की जगह यील्ड अगर आ गया तो हमें वहाँ पे 350 न्यूटन पर mm² लिखना है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील जो होता है 420 न्यूटन पर mm² होता है, जहाँ की यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो 350 न्यूटन पर mm² होता है। 0.25% ऑफ द कार्बन इज इन माइल्ड स्टील। ओके, देन यील्ड स्ट्रेस इज यूज फॉर आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टील। ओके, फ्लेमिश बॉन्ड, देखो फ्लेमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड हम बहुत जगह यूज़ करते हैं। फ्लेमिश बॉन्ड में होता है क्या है, जैसे कि फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है कि जैसे कि वो कोर्सेस होते हैं, जैसे जो ब्रिक वर्क करते हैं तो एक एक कोर्स हो जाता है, ठीक है। तो एक कोर्स में अगर हेडर है तो दूसरे कोर्स में क्या होगा, स्ट्रेचर होगा, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश बॉन्ड के बारे में पढ़ा है, एक ही कोर्स में अल्टरनेटिव हेडर और स्ट्रेचर होंगे, मतलब कि एक कोर्स में एक हेडर एक स्ट्रेचर, एक हेडर एक स्ट्रेचर, ठीक है, एक ही कोर्स में। लेकिन फ्लेमिश बॉन्ड में एक कोर्स जो होता है वो हेडर का होगा, दूसरा कोर्स जो होगा वो स्ट्रेचर का होगा। उसमें बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे कानून हैं। जब थियोरेटिकल हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि किसके बाद कोई क्वीन क्लोजर, कॉर्नर में क्वीन क्लोजर दिया जाता है, वगैरह वगैरह। द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन स्टोन मैसनरी शुड बी परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ द बेडिंग। तो ये बात पता है, बेड का जो स्टोन का जो बेड होता है, ठीक है, उसके ऊपर में लोड आएगा, वो लोड जो होगा वो बेड के साथ परपेंडिकुलर करेगा, कभी भी पैरेलल नहीं होता है, ठीक है। क्वीन क्लोजर इज द में क्या होता है, ब्रिक जो होता है वो जो ब्रिक होता है, ब्रिक इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इन लेंथ वाइज। तो क्वीन क्लोजर में क्या होता है, जब ब्रिक को हम लेंथ वाइज रखते हैं, लेंथ वाइज रख के हम उसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इंग्लिश बॉन्ड इज प्रोवाइडेड इन ब्रिक मैसनरी फॉर कैरिंग हैवी लोड्स। देखो एक्चुअली इंग्लिश बॉन्ड, हाँ, इंग्लिश बॉन्ड जो हम प्रोवाइड करते हैं ब्रिक मैसनरी में, क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो हैवी लोड को ले सकता है, वो बेस्ट रहता है, ठीक है, बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम नॉर्मल अपने प्रैक्टिकली जब भी हम अगर कहीं देखें, ठीक है, प्रैक्टिकली लाइफ में, वहाँ पे बहुत सारे जगह में हम ये बात देख सकते हैं कि इंग्लिश बॉन्ड है, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में अगर हम देखें तो वो बोल रखा है इफेक्टिव लेंथ टू लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर मेसनरी वॉल, इफेक्टिव लेंथ बाय लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, या एल इफेक्टिव बाय आर मिनिमम लिखते हैं ना, जहाँ पे आर मिनिमम जो होता है रूट ओवर हाई बाय ए होता है, ठीक है। फॉर मेसनरी वॉल नॉट मोर देन 20, मेसनरी वॉल के लिए स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेसनरी वॉल के लिए, ठीक है। देन द डिफरेंशियल सेटलमेंट इन केस ऑफ द सैंडी सॉइल नॉट मोर देन 25 mm, ओके। वो बोल रहा है देखो, एक होता है नॉर्मल सेटलमेंट, ओके, एक होता है डिफरेंशियल सेटलमेंट, जहाँ की सैंडी सॉइल के लिए 25 होता है, क्ले के लिए वहीं पे 40 to 65 होते हैं शायद, ओके। तो क्ले के केस में क्या होता है, सेटलमेंट ज़्यादा होता है, सैंडी के केस में सेटलमेंट क्या होगा, सेटलमेंट कम होता है। देखो सैंडी या
Then, in case of the foundation on the black cotton soil, the most suitable method is to replace the poor soil. Obviously, अगर हमारा black cotton soil है, ठीक है, black cotton soil है, मतलब कि black cotton मतलब कि highly expensive होता है, मतलब कि highly shrinkage and highly swelling होता है, जो कि हमारे लिए सही नहीं है. जहाँ पे black cotton soil होता है वहाँ पे हम पाइप फाउंडेशन ही बनाते हैं, क्योंकि वो बहुत वीक soil होता है. तो यहाँ पे अगर हम पाइप फाउंडेशन नहीं किए तो अगर सबसे अच्छा मेथड है कि उसे रिप्लेस करके अच्छा वाला उसे रिप्लेस कर दो, ठीक है, टू रिप्लेस दी पुअर सॉइल. देन ग्रिलेज फाउंडेशन. देखो शैलो फाउंडेशन, हम बहुत सारे फाउंडेशन पढ़ते हैं. आइसोलेटेड फाउंडेशन होता है, रैफ्ट फाउंडेशन होता है, पाइल फाउंडेशन होता है, एक होता है ग्रिलेज फाउंडेशन, जो कि सबसे बेहतरीन होता है, सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, इकोनॉमिकल भी होता है. और फाउंडेशन को हम क्यों यूज़ करते हैं? फाउंडेशन वो बोल रखा है ना, इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल फाउंडेशन टू ट्रांसमिट द हैवी लोड को ट्रांसमिट. तो फाउंडेशन का मेन काम है, जब भी हम फाउंडेशन का डेफिनेशन में चलते हैं तो ये बात हम पढ़ते हैं. इट इज़ द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब जो कि एक सब स्ट्रक्चर होता है, सुपर स्ट्रक्चर नहीं, सब स्ट्रक्चर होता है, बिलो दी ग्राउंड लेवल होता है, तो इसे बोलते हैं सब स्ट्रक्चर. और जो कि इसका मेन काम है कि टोटल लोड ऑफ द बिल्डिंग को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा. कहाँ पे? सॉइल में टोटली ट्रांसफ़र करेगा. Okay, better pile is used to resist the horizontal and vertical forces. Okay, then देखो क्ले सॉइल में डेप्थ का जो फाउंडेशन का जो डेप्थ होना चाहिए 0.9 मीटर कम से कम होना चाहिए, ठीक है. अगर क्ले सॉइल कहीं है और वहाँ पे हम फाउंडेशन बना रहे हैं तो वहाँ पे डेप्थ जो होगा वो 0.9 मीटर होगा. द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द वाटर लॉग्ड सॉइल कैन बी इम्प्रूव बाय ड्रेनिंग द सॉइल. तो वाटर लॉग मतलब कि जिस टाइप एक सॉइल है जिसमें वाटर लॉग हो रहा है, एक्सेसिव बहुत ही वाटर लॉग हो रहा है, वाटर निकल रहा है, तो वहाँ पे हम वाटर निकाल के ही उसका बियरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं. उसके अलावा और कोई चारा नहीं है, ठीक है. सो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. ओके, थैंक यू.